Welcome to CramLogic, Pakistan's first professional online platform for all provinces aimed to get English and logical reasoning preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम टू CramLogic। जो आज का हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश का पहला लेक्चर है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको बेसिक्स से पढ़ाएंगे, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश बेसिक्स, ठीक है। आज के लेक्चर में हमारे जितने भी आगे एडवांस टॉपिक्स आएंगे उन तमाम की बेसिक्स को हम लोग अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, अब सबसे पहले बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश की स्टार्ट कैसे होती है, सारा कुछ किस तरह बनना शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास एक क्या होता है, लेटर होता है, ठीक है। लेटर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या कोई भी, ठीक है। ये लेटर्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। और इनसे क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी को मैंने कंबाइन किया और मैंने एक वर्ड बना दिया कैट, ठीक है। अब डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होते हैं और इससे एक फ्रेज बनता है। डिफरेंट वर्ड्स कंबाइन होते हैं और इससे एक फ्रेज बनता है। अब डिफरेंट फ्रेजेस कंबाइन होते हैं और इससे एक क्लॉज बनता है। और एक क्लॉज को हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक क्लॉज को हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं। लेटर्स का तो आपको पता है, वर्ड का भी आपको पता है, ठीक है। कोई लेटर्स का ऐसा कलेक्शन जिसका कोई मीनिंग हो उसको हम वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब फ्रेज क्या चीज़ है, जब वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो एक फ्रेज बनता है। बच्चों फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये जो फ्रेज होता है, हैविंग नो कंप्लीट सेंस, कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता हमें। हम जब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमें मतलब सही से समझ में नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता? क्योंकि नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। ये जो ग्रुप होता है लफ्ज़ों का जिसको फ्रेज कहते हैं, उसका कोई मतलब पूरा का पूरा हमें समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। और क्यों? क्योंकि उसमें अपना कोई सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते। या तो सब्जेक्ट होता है तो वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं, क्लॉज बनता है। क्लॉज भी क्या होता है, क्लॉज में क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट सेंस होता है। क्लॉज क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है, इस वजह से इसको क्लॉज कहते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि क्लॉज में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ फ़िलहाल आप ये बात समझ लें जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लेटर्स आते हैं सबसे पहले इंग्लिश में, फिर वो कंबाइन होकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स कंबाइन होकर फ्रेजेस बनाते हैं और फ्रेजेस कंबाइन होकर एक क्लॉज बनाते हैं। और एक क्लॉज जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे हम एक सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपके जहन में सबसे पहली चीज़ आएगी कि मैम सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। आपने तो बता दिया कि इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है, लेकिन सेंटेंस होता क्या है? तो अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली सेंटेंस क्या होता है। देखें, सेंटेंस जब बनता है, ठीक है, तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब होता कुछ इस तरह, सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, वर्ब भी कंपलसरी है, बट ऑब्जेक्ट या तो हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ नहीं करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि ये जो वर्ब है ये अपना मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर पूरा दे रहा है या ऑब्जेक्ट के साथ पूरा देगा, ठीक है। तो जब कोई वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा और अपना मतलब पूरा पूरा दे देगा, ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस।
इन ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि उन सेंटेंसेस में जो वर्ब होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के बगैर अपना मतलब पूरा पूरा दे देता है, जबकि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको अपने बाद ज़रूर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और उस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। ट्रांजिटिव सेंटेंसेस, ठीक हो गया। अब आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें से 2 कंपल्सरी हैं, 2 का होना ज़रूरी है, 2 के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता। कौन कौन सी? सब्जेक्ट और वर्ब। जबकि उसमें से एक ऐसी है ऑब्जेक्ट कि जो होगा तो ठीक है सेंटेंस फिर भी, और अगर नहीं है तो भी सेंटेंस हो सकता है। यानी ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस हो सकता है और ऑब्जेक्ट के ना होने के बगैर भी सेंटेंस हो सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि अली इज़ जंपिंग। अली जंपिंग कर रहा है, ठीक है। और एक सेंटेंस में लिखती हूँ कि आई ईट एन एप्पल। 2 सेंटेंसेस मैंने लिखे। एक सेंटेंस मैंने लिखा अली इज़ जंपिंग, और एक सेंटेंस मैंने लिखा आई ईट एन एप्पल। अब यहाँ पे देखें, अली है सब्जेक्ट, इज़ है वर्ब, और जंपिंग है मेन वर्ब, ठीक है। ये है हेल्पिंग वर्ब और जंपिंग है मेन वर्ब। ये आपको डिटेल से आज पढ़ाऊंगी कि कैसे मुझे पता चला कि ये हेल्पिंग है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। जबकि आई यहाँ पे सब्जेक्ट है दूसरे सेंटेंस में, ईट एक वर्ब है, और उसके बाद एन एप्पल क्या है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ईट का एक्शन रिसीव करे। किस चीज़ को खाया गया? एप्पल को खाया गया, ठीक है। अब 2 सेंटेंसेस हैं, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि मीनिंग मज़ीद क्लियर हो जाए। एक है अली इज़ जंपिंग और एक है आई ईट एन एप्पल। अब दोनों सेंटेंसेस को आप ज़रा गौर से देखें तो आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड हुई कि ये सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी है और सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें भी है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। बट दोनों सेंटेंसेस हैं और दोनों अपना मीनिंग कंप्लीट दे रही हैं। अली इज़ जंपिंग, अली जंपिंग कर रहा है। आई ईट एन एप्पल, मैंने सेब खाया, मैं सेब खाती हूँ, ठीक है। तो दोनों सेंटेंसेस हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें सेंटेंस में रिक्वायर्ड हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब है, जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है। अगर वो होगा तो सेंटेंस ट्रांजिटिव सेंटेंस होगा, अगर नहीं होगा तो सेंटेंस इनट्रांजिटिव सेंटेंस होगा। ये हमारी कहानी है, ठीक है। अब अगर बच्चों थोड़ा सा और मूव करें नीचे, तो आप कहेंगे कि बेसिकली सेंटेंस क्या होता है। देखें, अब जो मैंने सेंटेंस लिखे आपके सामने 2 सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने ये सेंटेंस लिखा अली इज़ जंपिंग, और मैंने एक और सेंटेंस लिखा आई ईट एन एप्पल। लेकिन मैं और सेंटेंस लिखती हूँ और मैं लिखती हूँ कि अलीना इज़ अ गुड गर्ल। अभी देखें सेंटेंस, देखें बेसिकली सेंटेंस तो बन गया, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब आ गया, सारा कुछ। लेकिन सेंटेंस में सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो है ये हमारा एक नाउन है, और नाउन कौन से वाला है? किसी का ख़ास नाम है तो ये एक प्रॉपर नाउन है। इज़ एक वर्ब है, आ एक आर्टिकल है, गुड एक एडजेक्टिव है जो कि हमारे नाउन गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, और गर्ल किस तरह का नाउन है? कॉमन नाउन है। तो बच्चों अब बेसिकली फोकस आपने यहाँ पे करना है कि आप गौर से देखें। तो गौर से देखने पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि बेसिकली जो सेंटेंस है वो किस चीज़ से मिलके बना है। नाउन है, वर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, और फिर दोबारा से नाउन है। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको जो उसके एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे आप बायो में कहते हैं कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह इंग्लिश को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये देखें, वर्ब, नाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ते हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनता है। सो ये तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन था। अब जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कि बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं, फिर हम वर्ब को देखेंगे कि बेसिकली वर्ब का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, फिर हम देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है, देन हम टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह देखेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिकली डिटर्मिनर्स क्या होते हैं,
ठीक है। देन वो कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स जिससे आपको एमसीक्यूज आते हैं, देन हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे लोकेशन की बेस पर। सही हो गया? ये हम आज के इस लेक्चर में अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम मूव करते हैं सब्जेक्ट की तरफ। जी, तो व्हाट इज सब्जेक्ट या व्हाट इज आ सब्जेक्ट? ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? अब बच्चों सब्जेक्ट क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, या कोई मॉडिफायर हो सकता है। अब मॉडिफायर क्या है? तो बच्चों मॉडिफायर में हमारे पास आएगा जेरेंट और इन्फिनेटिव। हाँ, मुझे पता है सबके जहन में आ रहा होगा ये दो क्या चीज़ें होती हैं, तो डिटेल से पढ़ा रही हूँ, रिलैक्स रहना है, लेक्चर देखते जाए। ठीक है, कोई नाउन, कोई प्रोनाउन या कोई मॉडिफायर जो हमें क्या बताएगा? जो हमें ये बताएगा कि जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, डेट परफॉर्म्स एन एक्शन। पहली बात सब्जेक्ट के बारे में हमने क्या सीखी कि कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई मॉडिफायर जो एक्शन को करने वाला होगा, काम करने वाला। पहली डेफिनेशन सब्जेक्ट की क्या है? काम करने वाला। दूसरी डेफिनेशन क्या है? व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में सेंटेंस है, किस चीज या किस शख्स के बारे में बात हो रही है, वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक हो गया? तीसरी चीज, इट इज नॉट ऑलवेज द डूअर ऑफ एन एक्शन बट समटाइम्स इट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन। एक होता है बच्चों पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस सेंटेंस में अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़े तो बस इतना तो आपको अभी पता होगा ना, पहला लेक्चर है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो सेंटेंस आपके सामने होगा चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो, उसी के बेस पे आपने सब्जेक्ट को देखना है। तो हम ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है किसी एक्शन के असर को रिसीव करने वाला भी होता है इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ये साथ मेंशन कर देती हूँ, इन पैसिव वॉइस। ठीक हो गया? प्लीज ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। सब्जेक्ट काम करने वाला या किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में जो बात हो रही है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट हो सकता है, या पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज़ एक्शन के इफेक्ट को रिसीव कर रही है वो हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जेरेंट और इन्फिनेटिव का डिफरेंस बता दूं ताकि फिर हम एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह देख लें। अब बच्चों जेरेंट और इन्फिनेटिव को समझने के लिए आपने सबसे पहले ये समझना है कि इंग्लिश में हमारे पास जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, और वो किस तरह 5 होती हैं? एक होती है V1, एक होती है V2, एक होती है V3, एक होती है V4 और एक होती है V5। ठीक हो गया? अब आपने याद रखना है जो V1 होती है इसका एक नाम होता है और इसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्लूरल। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसे हम पास्ट कहते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसे हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। एंड जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है इसे हम प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपने ये भी याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट प्लूरल कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कंटिन्यूस कहते हैं, एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट सिंगुलर कहते हैं। इतनी बात आपने याद रखनी है। अब आपने याद रखना है बच्चों कि ये तो वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये तो वर्ब्स थी। लेकिन कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अलीना है। ठीक है, आप अलीना है, आप एमडी कैट की तैयारी कर रही हैं, लेकिन आपने एमडी कैट क्वालिफाई किया तो मैं आपको अब डॉक्टर कहती हूँ। ठीक है, तो आपने अपना फंक्शन चेंज किया। पहले आप घर में खाना बनाती थी, अब आप हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, तो मैंने आपका नाम भी चेंज कर लिया, मैंने आपका नाम डॉक्टर कर दिया।
तो जब ये वर्ब का काम कर रहा था तो इसको हम वर्ब कहते थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपना वर्ब वाला काम छोड़कर नाउन बन जाती है। जैसे अलीना कर का काम छोड़कर डॉक्टर बन गई, तो इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं बल्कि नाउन का फंक्शन करना शुरू कर देती है। जब नाउन का फंक्शन करना शुरू कर देती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर देती है। किस तरह स्ट्रक्चर चेंज करती है कि अपने साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देती है। जब आईएनजी लगा देती है, ठीक है, तो वो नाउन बन जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो फिर वो नाउन बन जाता है। और नाउन बनने की वजह से ये अपना नाम वर्ब से चेंज करके जेरेंड रख लेता है। वर्ब से चेंज करके जेरेंड रख लेता है। प्लीज़ आपने इस बात को याद रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करती है, अपने साथ आईएनजी जब लगा लेती है और वो नाउन का काम करना शुरू कर देती है, तो फिर उसको हम एक नाम दे देते हैं जेरेंड का। जेरेंड बेसिकली क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जो नाउन का काम करती है सेंटेंस में। ये आपने याद रखना है। और ये भी आपने याद रखना है कि नाउन जो होता है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगती है, ठीक है, और वो नाउन का काम करना शुरू कर देती है, ठीक है, तो फिर हम उसे जेरेंड कहते हैं। अब दूसरा है इन्फिनेटिव। तो इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगा देते हैं, ठीक है, और यही वाला स्ट्रक्चर नाउन का काम करना शुरू कर देता है, तो फिर हम इसको नाम दे देते हैं इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का। तो ये ऐसे भी हो सकता है कि टू लेकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करे, और ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो नाउन का काम करे। तो अगर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है, और अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। बस इतना फ़र्क है। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ टू लगाकर जब नाउन का काम शुरू कर देती है तो इसे हम इन्फिनेटिव का नाम दे देते हैं। तो बस इतना फ़र्क है। और ये चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी है कि बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि जब जेरेंड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाती है और वो नाउन का काम करती है सेंटेंस में, तो फिर उसे हम जेरेंड का नाम देते हैं। जबकि जब टू लग जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन का काम करना शुरू कर देती है तो उसका नाम भी हम चेंज कर देते हैं, जिस तरह हमने उसका फंक्शन चेंज किया। जिस तरह वो वर्ब से नाउन बन गई तो हमने उसका नाम भी चेंज करके इन्फिनेटिव रख दिया। तो इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ नाउन। और जेरेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एज अ नाउन काम करना शुरू कर देती है। अब बच्चों ये तो आपका हो गया जेरेंड और इन्फिनेटिव। लेकिन इसी तरह ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये वर्ब तो है लेकिन ये वर्ब होने के साथ साथ अपना एक और काम भी करना शुरू कर देती है। ये वर्ब की तरह काम करने के साथ साथ कभी कभी एडजेक्टिव बन जाती है। और एडजेक्टिव क्या होता है, यानी नाउन को डिस्क्राइब करना शुरू कर देती है, नाउन के बारे में हमें कुछ बताना शुरू कर देती है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म अपना वर्ब वाला काम छोड़कर एडजेक्टिव बनती है तो फिर हम इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और इसी तरह जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपना वर्ब वाला काम छोड़कर, ठीक है, क्या करना बन जाती है, एडजेक्टिव बन जाती है, तो फिर हम जब ये अपना फंक्शन चेंज कर लेती है तो हम इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं और इसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों ये जो पार्टिसिपल होता है, जेरेंड होता है, इन्फिनेटिव होता है, ये कोई और चीज़ नहीं है। ये सिंपल हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स अपना फंक्शन चेंज करना शुरू कर देती हैं तो हम उनके नाम भी चेंज कर लेते हैं। तो ये बातें आपने अच्छे से याद रखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव बन जाती है तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपना काम चेंज करती है तो उसे हम, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल देखें, रॉब्ड कार्स। तो आप देख सकते हैं कि कार्स एक नाउन है लेकिन उससे पहले हमने एक एडजेक्टिव लगाया रोब्ड, लेकिन ये रोबरी से निकला है, ठीक है, ये उससे निकला है, वर्ब थे, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे जब एडजेक्टिव बनाया तो इसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। जबकि यहाँ पे आप देखें बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, तो डॉग्स एक नाउन था और इस नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव लगता है, तो हमने यहाँ पे जो एडजेक्टिव लगाया वो वर्ब की कंटिन्यूस फॉर्म है तो उसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना है, ठीक है। इसी तरह मैं एक एक एग्जांपल इनकी भी लिख देती हूँ।
जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ कुकिंग इज माई पैशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुकिंग, कुकिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ आईएनजी लगाया और इस कुकिंग को मैंने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, तो ये मेरा जेरेंड है। ठीक है, इसी तरह इन्फिनेटिव को लिख लो, टू कुक इज माई पैशन। ठीक है, टू कुक इज माई पैशन। तो अब देख लें, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देख रही हूँ, लेकिन कंडीशंस होती हैं जब आपको अपनी हॉबी एक्टिविटीज़ वगैरह बतानी होती है तो फिर आपको जेरेंड यूज़ करना होता है। फिलहाल सिर्फ आप समझें कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, एज अ नाउन यूज़ किया, एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, तो ये कहलाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली कॉन्सेप्ट इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जेरेंड का। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया, बाकी हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। अब हम अपनी क्या बात कर रहे थे, सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई मॉडिफायर हो सकता है। मॉडिफायर में जेरेंड और इन्फिनेटिव आता है, जो हमें या तो काम करने वाला, या किसी शख्स और चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, या किसी एक्शन के असर को रिसीव करने वाला पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। अली वॉज वॉचिंग अ मूवी, कौन मूवी देख रहा था, अली, तो काम करने वाला, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कौन जल्दी उठता है मॉर्निंग में, ही, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला, उठने वाला। अली वॉज किल्ड बाय अ बियर, अब आप देखिएगा इसमें एक तो बाय लगा है, ठीक है, लेकिन बाय हमेशा पहचान नहीं होती कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, ये मैं आपको एक्टिव पैसिव में सिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। वैसे तो वॉज के साथ, इस के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वर के साथ, इनके साथ हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं ना, इज रनिंग, इज टॉकिंग, वॉज किलिंग। लेकिन जब इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो समझ जाओ सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है, तो अब सेंटेंस को देखेगा, अली वॉज किल्ड बाय अ बियर। अब पैसिव वॉइस में जो डेफिनेशन होती है सब्जेक्ट की, वो क्या होती है, एक्शन के असर को रिसीव करने वाला। ही अली वॉज किल्ड बाय अ बियर, एक्शन बियर ने किया है किलिंग का, लेकिन किस पर किया है, किसको किल किया है, अली को, तो ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक हो गया, सेंटेंस एक्टिव हो या पैसिव हो, आपने देखना है कि पैसिव में बस सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन के इफेक्ट को रिसीव कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे किलिंग का एक्शन अली पर किया गया। अब आप यहाँ देखिए बच्चों, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो आप देख सकते हैं कि रन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया और उसे नाउन के तौर पे यूज़ किया, तो ये हमारे सेंटेंस का जो जेरेंड था वो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक हो गया। टू स्विम, टू स्विम यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा इन्फिनेटिव जो है यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट। ठीक हो गया, और ये हमें बता रहा है कि किस चीज़ के लिए कम्पिटेटिव डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, स्विमिंग के लिए। ईटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, ईटिंग वेजिटेबल्स इज एसेंशियल, तो आप देखें ये नाउन है, और नाउन से पहले मैंने आपको कहा था जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आप चीज़ों को अब आहिस्ता आहिस्ता पहचान करना सीखें। ये ईटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेजिटेबल्स को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। ईटिंग वेजिटेबल्स के बारे में हमारा सेंटेंस है। ईटिंग वेजिटेबल्स इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी डाइट, क्या चीज़ एसेंशियल है हेल्दी डाइट के लिए, ईटिंग वेजिटेबल्स। तो हमारा सेंटेंस जिस चीज़ के बारे में होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। टू प्लस सक्सीड यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप कहेंगे मैम ये सक्सीड कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ये गलती नहीं करनी। एक होता है नाउन जिसे हम कहते हैं सक्सेस, और एक होता है वर्ब सक्सीड, और ये सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड, और थर्ड फॉर्म भी सक्सीडेड होती है। तो इसमें आपने गलती नहीं करनी। ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव यूज हुआ है एज अ नाउन यानी एज अ सब्जेक्ट। ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। ओके हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने वर्ब। जी बच्चों, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। तो सब्जेक्ट को तो हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया, अब हम वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है बच्चों,
तो बचपन से जिन बच्चों ने पढ़ा है ना इंग्लिश, वो कहेंगे मैम वर्ब कोई काम होता है, लेकिन सिर्फ काम वर्ब नहीं होता बच्चों। वर्ब जो होता है, ठीक है, वो काम के साथ साथ, यानी वर्ब सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो एक्शन भी शो करता है, जो अक्रेंस एंड हैपनिंग भी शो करता है, और जो स्टेट भी शो करता है। अब एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब तो कोई काम है, जैसे मैं कहती हूँ जंपिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सारा कुछ कोई काम है ना, कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन हैपनिंग और अक्रेंस का क्या मतलब है? तो बच्चों हैपनिंग और अक्रेंस का मतलब होता है किसी काम का होना। जैसे हम कहते हैं रिवर का बहना, बारिश का होना, ठीक है, हम कहते हैं सोना, जागना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसमें हम बेसिकली कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन हो रही कोई चीज़, हो हैपनिंग है, कोई अक्रेंस है जो अज़ल से हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों को भी हम वर्ब कहते हैं। इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़, किसी पर्सन की, किसी चीज़ की स्टेट शो करना, कंडीशन शो करना, तो ये भी हमारा वर्ब ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ कि आई एम अ डॉक्टर। तो अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि ये जो आई एम अ डॉक्टर है, इसमें एम क्या है? तो आप कहेंगे एम तो एक वर्ब है। तो क्या ये वर्ब कोई एक्शन है? आई एम अ डॉक्टर, ये कोई एक्शन तो नहीं कर रहा, एम में किसी तरह की डांसिंग जंपिंग तो नहीं हो रही, लेकिन ये एम क्या शो कर रहा है? ये स्टेट शो कर रहा है कि आई क्या है, आई एक डॉक्टर है, आई की स्टेट शो करे। तो जो वर्ब होता है वो एक्शन, अक्रेंस या किसी भी स्टेट को शो करता है। तीनों चीज़ें हमारी जो वर्ब है वो शो करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं होता वर्ब, ठीक है। अब बच्चों फॉर्म ऑफ वर्ब्स मैंने आपको डिटेल के साथ पढ़ा दी हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ, वो आप लोगों ने जल्दी से देख लेनी है, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट प्लूरल, ये आपने याद रखना है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया प्रेजेंट प्लूरल, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। एंड वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंगुलर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्लूरल। अब जो देखो बच्चों, जो वर्ब होती है ना, वर्ब, अब नाउन जो होती है ना, नाउन, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, जब आप इसके साथ एस लगाते हो तो ये प्लूरल बन जाती है, जैसे हमने कहा बॉयज। लेकिन जब आप वर्ब के साथ एस लगाते हो, ठीक है, तो ये सिंगुलर बनती है। वर्ब के साथ जब एस लगाया जाता है तो ये सिंगुलर बनती है। जैसे मैं कहती हूँ ईट, एस लगाया तो ईट्स। अब ईट्स में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाऊंगी, शी ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। दे ईट्स नहीं होता, दे के साथ ईट लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल होती है। अब एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ठीक है, और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब आपको कहा जाए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो आपने हैव लगानी है, ठीक है। बाकी सारे इजी हैं, प्ले प्ले प्ले, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ ईट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ एट है और यहाँ ईटन है, ये तीनों डिफरेंट क्यों हैं? जबकि यहाँ प्ले थी और ये प्लेड और प्लेड सेम है। तो वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स और एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। जबकि वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, जैसे ये देखें, प्लेड और प्लेड, जंप्ड और जंप्ड, ठीक है, उनको हम कहते हैं, वो क्या है? हमारी रेगुलर वर्ब्स हैं। जबकि जैसे हमने कहा ईट, एट और ईटन, तो अब इसमें एट भी डिफरेंट है, ईटन भी डिफरेंट है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती, ठीक हो गया। अब बच्चों एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हम अक्सर कहते हैं कि शी डज नॉट हैव या हैज़ अ कार, ठीक है। तो मैं आपसे कहती हूँ यहाँ ऑप्शन चूज़ करें, यहाँ हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो बहुत से बच्चे कहेंगे ये शी है ना, शी के साथ हैज़ आएगा। नहीं, शी के साथ हैज़ नहीं आएगा, हमने इसको देखना है। जब भी डू, डिड, डन आ जाता है
तो इसके बाद हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो अब मुझे बताएं, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? हैज़ तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। ही डज नॉट हैव अ कार। ये आपने प्लीज़ याद रखना है, इसलिए मैंने आपको इस पे फोकस किया कि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये गलती बच्चे करते हैं। अब बच्चों आपसे कोई पूछे कि बेस फॉर्म बताएं, सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है, तो बच्चों याद रखना है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, ठीक है, वो एक वर्ब की नेचुरल फॉर्म होती है। वो एक वर्ब की नेचुरल फॉर्म होती है। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि बस वो पहले से ही पैदाइशी तौर पर जैसे बंदा चीज़ होती है, ठीक है, उसमें हमें किसी तरह की एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। बेस फॉर्म नेचुरल होती है और बेस फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, यानी बेस फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आपने याद रखनी है, बेस फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि देखें, जब हम लोग ईट लिखते हैं जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ जब एस लगाते हैं तो ये बन जाता है ईट्स जो कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो मुझे बताए बेस फॉर्म कौन सी है? देखिए, बेस फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि वो पहले से बनी हुई है। जब हमने उसमें एस ऐड किया तो हमने तो कोई एडिशन की। जब एडिशन से कोई चीज़ बनती है तो फिर वो कभी भी प्योर नहीं रहती, नेचुरल नहीं रहती, तो फिर वो बेस फॉर्म कैसे होगी? तो बेस फॉर्म के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो कि प्लूरल होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो प्लूरल होती है। क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते ही प्रेजेंट प्लूरल है, और प्रेजेंट प्लूरल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बेस वर्ब है। ठीक हो गया? तो ये आपसे कोई पूछ ले कि बेस फॉर्म क्या होती है, तो आपने कहना है बेस फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, और इसी वजह से हम कहते हैं कि इन्फिनेटिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो फिर हम टू ईट लिखते हैं, नॉट टू ईट्स। गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वर्ब की ये होती हैं बच्चों, जो मैंने आपको बता दी कि वो आपको स्टेट भी शो करता है, आपको किसी तरह की अक्रेंस और हैपनिंग शो करता है। जैसे देखिए, सूरज का निकलना, दरिया का बहना, बारिश का होना, तो ये सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, बेसिकली ये कोई एक्शन एक वक्त के लिए नहीं हो रहा। दरिया का बहना हो रहा है, 24 घंटे हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्लोइंग एक एक्शन है, अक्रेंस है, हैपनिंग है। राइज, सूरज का निकलना, तो ये भी एक एक्शन है। ठीक है, ये भी एक वर्ब है, अक्रेंस है। रेनिंग, बारिश का होना, तो ये भी एक वर्ब है। तो आपने हमेशा ये नहीं सोचना कि कोई काम है, ठीक है, वो सिर्फ हो रहा है, जैसे डांसिंग, जंपिंग, एक्टिंग एक थोड़े देर के लिए हो रहा है तो वो वर्ब है, नहीं। ये अक्रेंसेस और हैपनिंग्स भी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, और साथ में स्टेट तो आपको बता दी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी आपको स्टेट शो कर रही होती हैं कि ही वॉज अ लायर, अब वो झूठ नहीं बोलता। ठीक है, यहाँ पे मैं कहती हूँ ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इज़ यहाँ पे स्टेट शो कर रही है, वॉज यहाँ पे स्टेट शो कर रही है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि एक्शन, अक्रेंस और स्टेट तीनों चीज़ें वर्ब शो करती हैं। अब बच्चों कोई आपसे ये पूछ ले, ठीक है, कि जो बी वर्ब्स होती हैं, अब बी वर्ब्स पहले देख लें किसको कहते हैं। बी वर्ब्स होती हैं बच्चों ये वाली, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड और बी, बीन और बीइंग, ये होती हैं बच्चों बी वर्ब्स। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लें कि ये जो बी वर्ब्स होती हैं, क्या ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, क्या ये मेन वर्ब्स हैं, या ये सपोर्टिंग वर्ब्स हैं? ठीक है, आपसे कोई ये सवाल पूछ ले, ठीक है, कि जो बी वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, ये सपोर्टिंग वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, मेन वर्ब्स क्या होती हैं और सपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक है, तो फिर आप कैसे बताएंगे? चलें, सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम जल्दी से देख कर आते हैं कि बेसिकली हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सपोर्टिव वर्ब का मतलब क्या होता है। तो ये देखिएगा, एक सेंटेंस जो होता है ना, एक सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बताया, सेंटेंस में सब्जेक्ट का और वर्ब का होना मस्ट है, ये तो मस्ट है। ठीक है, तो जो वर्ब होता है ना, वर्ब, सेंटेंस में एक वर्ब तो मस्ट है, और जब एक वर्ब होगा तो सेंटेंस बनेगा। तो हम कहते हैं कि मिनिमम सेंटेंस में एक वर्ब हो सकता है, और मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ब्स कितने हो सकते हैं? 4। एक सेंटेंस में एक वर्ब से कम वर्ब नहीं हो सकता, फिर वो सेंटेंस ही नहीं होगा। ठीक है,
और मैक्सिमम अगर एक सेंटेंस में बात कर लें कितने वर्ब्स होते हैं तो वो 4 वर्ब्स होते हैं। अब अगर सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है तो वो कहलाएगा मेन वर्ब। सेंटेंस में अगर सिर्फ एक वर्ब है तो वो कहलाएगा मेन वर्ब। जैसे मैं कहती हूँ ही इज़ अ मैन, तो यहाँ पे इज़ बेसिकली एक ही वर्ब है जो मेन वर्ब है। जब सेंटेंस में 2 वर्ब्स होंगे तो पहला वर्ब कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वर्ब कहलाएगा मेन वर्ब। ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ ही इज़ लाइंग, तो अब इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है, एच वी फॉर हेल्पिंग वर्ब, एम वी फॉर मेन वर्ब। ठीक है, 2 वर्ब्स, पहला हेल्पिंग दूसरा मेन। 3 वर्ब्स हैं तो पहला हेल्पिंग दूसरा सपोर्टिंग तीसरा मेन वर्ब। ठीक है, 3 वर्ब हैं, ही नहीं, ही इज के साथ नहीं आएगा, 3 वर्ब्स वाला सेंटेंस लिखते हैं। अली हैज़ बीन स्लीपिंग, इस तरह लिख लेते हैं, अली हैज़ बीन स्लीपिंग। अब देखें इसमें 3 वर्ब्स हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। तो पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? पहला हेल्पिंग, दूसरा एसपी सपोर्टिंग, तीसरा एमवी मेन वर्ब। अब 4 जब होंगे तो पहला हेल्पिंग, दूसरा सपोर्टिंग, तीसरा भी सपोर्टिंग, चौथा मेन वर्ब। जैसे हम कहते हैं ना, अली विल हैव बीन ईटिंग, तो ये 1, 2, 3, 4 वर्ब्स है। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सपोर्टिंग वर्ब, तीसरा भी सपोर्टिंग वर्ब और चौथा मेन वर्ब। तो आपने याद रखना है ये सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता है जैसे मैंने आपको बताया, उल्टा नहीं लेके चलना। ठीक है, पहला वर्ब मेन वर्ब, दूसरा पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दूसरा सपोर्टिंग वर्ब, तीसरा अगर 4 वर्ब है तीसरा भी सपोर्टिंग वर्ब, चौथा मेन वर्ब। एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने आपसे पूछा कि बी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं या सपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं? तो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाया कि देखें ये सारे वर्ब्स जो है ना, ये सेंटेंस पे जब यूज़ होंगे तब पता चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, ये सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी बी वर्ब्स हैं वो तीनों हैं, वो तीनों हैं। ठीक है, ये वर्ब्स का मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, तो जितने भी वर्ब्स होते हैं उनको हम मेन वर्ब्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेन वर्ब्स में एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो जाहिर सी बात है जो बड़े सर्कल में है तो ऑब्वियसली ये पहले मेन वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया सपोर्टिंग वर्ब्स का और इसको मैंने नाम दे दिया हेल्पिंग वर्ब्स का। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे मैंने लिखा बी, बीइंग, बीन। ठीक है, तो देखें अगर ये बी बीइंग सपोर्टिंग वर्ब है तो ये बड़े खाने के अंदर है ना, तो जो बड़े खाने के अंदर है तो मीन्स ये मेन वर्ब्स भी हैं, तो सपोर्टिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स भी हो सकते हैं और सपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब्स नहीं हो सकते, नहीं। हेल्पिंग वर्ब्स जो है बेसिकली वो मेन वर्ब्स का हिस्सा हैं और मेन वर्ब के तौर पे वो काम कर सकते हैं। इसी तरह सपोर्टिंग वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब्स का हिस्सा हैं। ठीक है, सारे वर्ब्स मेन वर्ब्स के तौर पे काम कर सकते हैं और मेन वर्ब्स के कुछ वर्ब्स जो हैं वो सपोर्टिंग वर्ब होते हैं और कुछ वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे ये देखें, आई एम ब्यूटीफुल, तो एक ही वर्ब है, तो जब एक ही वर्ब होता है तो वो कौन सा वर्ब होता है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे एम किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। ही इज़, तो यहाँ एक ही वर्ब है, तो जो एक वर्ब होता है अभी आपको पढ़ाया वो मेन वर्ब होता है। अलीना हैज़ बीन इल, 2 वर्ब्स हैं, तो पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। तो आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टिंग वर्ब बीन था, ठीक है, सपोर्टिंग वर्ब बीन, सपोर्टिंग वर्ब बी, बीन और बीइंग, ये 3 मैंने बताए। तो ये देखिए यहाँ पे ये मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। ठीक है, आई के इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप देख सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है और बी यहाँ पे सेकंड वर्ब है और सेकंड वर्ब 2 वर्ब्स में से क्या होता है, मेन वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली बड़ा सर्कल था मेन वर्ब का, सर्कल इतना अजीब बन गया।
और उसके अंदर से फिर दो हिस्से थे सपोर्टिंग वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के। तो जो वर्ब्स हैं वो सारी मेन के तौर पे काम कर सकती हैं, उसमें से कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो सिर्फ सपोर्टिंग का काम करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपसे कोई पूछे बताएं इज हेल्पिंग वर्ब है या क्या है, तो आपने कहना प्लीज़ यूज़ इट इन सेंटेंस। और सेंटेंस में यूज़ करने को कहते हैं इसको किसी कॉन्टेक्स्ट में बताएं, क्योंकि इंग्लिश में हम ऐसे बात नहीं करते कि आप एक वर्ड दे दो और हम उसको बताना शुरू कर दें। ठीक है, सो ये हो गई एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी थी और वो मैंने आपको लिख के भी बता दी हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, दो वर्ब्स हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी मेन वर्ब, तीन वर्ब्स हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी सपोर्टिंग वर्ब तीसरी मेन वर्ब। ठीक है, चार वर्ब्स हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब दूसरी सपोर्टिंग वर्ब तीसरी भी सपोर्टिंग वर्ब चौथी मेन वर्ब। अब ये देखें विल भी दो वर्ब्स हैं तो पहली हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। तो ये बेसिकली वर्ब के पीछे का किस्सा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई एम श्योर 90% को पता नहीं होता, बट अब आपको पता चल गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ब। अब हमने सब्जेक्ट को भी पढ़ लिया, वर्ब को भी पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट। जी, अब हम अपने ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं बच्चों। तो हमारा जो अब हमने देखना है कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर सेंटेंस का हिस्सा कभी कभी ऑब्जेक्ट होता भी है तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या चीज़ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो बच्चों कोई नाउन कोई प्रोनाउन या कोई फ्रेज। अभी फ्रेज मैंने आपको पहले सबसे पहले बताया ना क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई सेंस कंप्लीट नहीं होता, नो कंप्लीट सेंस, कोई कंप्लीट सेंस नहीं होती। और कंप्लीट सेंस ना होने की वजह क्या होती है, नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो छोटा सा हिस्सा होता है ना वर्ड्स का, वो सेंटेंस से बाहर जब होता है तो वो कोई सेंस नहीं देता क्योंकि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं होते। ठीक है, तो जब नाउन प्रोनाउन या फ्रेज हमारे वर्ब के एक्शन को वर्ब को रिसीव कर रहे होते हैं, रिसीव एन एक्शन, एक्शन को रिसीव कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिस जिस चीज पर काम किया जाए उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जिस चीज पर काम किया जाए, ठीक है, जिस चीज पर काम किया जाए, काम का असर जिस चीज पर आ रहा है वो चीज क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे आप ये देखें एग्जांपल देखें, ही ईट एन एप्पल, ही ने क्या किया, ईटिंग का काम किया, ही सब्जेक्ट है काम करने वाला, ईट क्या है, काम है, वर्ब है, क्या काम किया, किस चीज़ पर काम किया, एप्पल पर काम किया, कौन सा, खाने का, तो ये ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ पर काम किया जाए। जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन ईटिंग है, कौन रिसीव कर रहा है, ईटिंग, एप्पल, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ही रीड अ बुक, रीडिंग का एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, बुक को रीड किया जा रहा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है। दे विजिटेड द म्यूजियम, किस चीज़ को विजिट किया, विजिट का एक्शन किस पर हुआ, म्यूजियम पर। ठीक है, शी रीड इट, ये देखें प्रोनाउन, प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, शी रीड इट। ही एट वन, काम किया वन पर। दे विजिटेड देयर, किस चीज़ को विजिट किया, किस चीज़ पर काम हुआ, देयर पर। अब देखें दे विजिटेड द आर्ट गैलरी ऑन द कॉर्नर, अब देखें यहाँ पे आर्ट गैलरी ऑन द कॉर्नर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन द आर्ट गैलरी ऑन द कॉर्नर कोई सेंस दे रहा है, मैं आपको कहूँ द आर्ट गैलरी ऑन द कॉर्नर, सुनो सुनो द आर्ट गैलरी ऑन द कॉर्नर, तो आप मुझे कहेंगे क्या मतलब कॉर्नर में आर्ट गैलरी, आगे मतलब तो पूरा नहीं समझ आ रहा ना। तो ये एक फ्रेज है और फ्रेज किस चीज़ का काम कर रहा है, यहाँ पे विजिटेड के एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किस चीज़ को विजिट किया उन्होंने, ही एट क्या चीज़, लास्ट पीस ऑफ केक, एक ऑब्जेक्ट है बट एक फ्रेज के तौर पे ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, एक फ्रेज है वो हमारा ऑब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है। ठीक है, शी रीड अ फैसिनेटिंग नॉवल, शी रीड व्हाट, क्या रीड किया उसने, किस चीज़ पर काम किया रीडिंग का, नॉवल पर, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है आगे देख लेते हैं। जी, तो अब हमने बेसिकली देखना है कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन सी हैं और वो किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह की ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया,
अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए बच्चों, सिंपल सी एक बात सुने जो आपको इन दोनों चीज़ों को एकदम समझने में आसानी करेगी। एक है हमारे पास एक्शन, ठीक है, और एक एक्शन को रिसीव करेगा और एक हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अब दो चीज़ें हैं, इन पे ज़रा फोकस कीजिएगा। रिसीव करना है, लेना है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है, एक सेंटेंस है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्शन को रिसीव करेगा तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव करेगा जिसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोकस कीजिएगा, एक एक्शन को रिसीव करेगा, एक्शन क्या है? काम को, ठीक है, काम करने के एक्शन को रिसीव करेगा तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होगा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रिसीव करेगा तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरी ट्रिक आपने ये याद रखनी है कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग का मतलब क्या है? कोई बेजान चीज होती है, चाबी हो गई, ठीक है, मेडल हो गया, कोई इस तरह की चीज। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग होता है, कोई पर्सन होता है। तो देखिएगा कि एक्शन दी, गिव, गिव एक एक्शन है, वो क्या दी? की दी, ठीक है, तो की किसको दी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो। अब की किसने ली तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसने रिसीव किया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक्शन किसने रिसीव किया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जब सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज जो डायरेक्टली रिसीव करता है एक्शन को उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जबकि वो नाउन, प्रोनाउन जो बताता है कि टू हुम, किसको दिया, या फॉर हुम, या किसके लिए वो एक्शन, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया, तो वो कहलाता है द एक्शन ऑफ द वर्ब इज बीइंग परफॉर्म्ड। किसके लिए और किसकी तरफ एक्शन परफॉर्म किया गया ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। और इनडायरेक्ट क्या कहानी ही तब शुरू होती है जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो फिर एक डायरेक्ट होता है एक इनडायरेक्ट होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में है ही एक ऑब्जेक्ट तो फिर वो हमेशा डायरेक्ट होगा, ठीक है। अब आप सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन एक तो लिविंग और नॉन लिविंग के जरिए कर सकते हो कि अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा इनडायरेक्ट है और अगर नॉन लिविंग है तो वो डायरेक्ट है। दूसरा तरीका आइडेंटिफिकेशन का ये है कि आप सेंटेंस से सवाल पूछो व्हाट का और हुम का, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होगा। और जो सेंटेंस आपको टू हुम एंड फॉर हुम के आंसर देंगे उसमें से वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, टू हुम और फॉर हुम। अब देखिए, पहली आइडेंटिफिकेशन का तरीका लगाते हैं, शी एट द पिज़्ज़ा, तो आप पूछें शी एट व्हाट? द पिज़्ज़ा। शी गेव हर सिस्टर अ गिफ्ट, तो आप पूछें टू होम? टू होम शी गेव अ गिफ्ट, किसको उसने गिफ्ट दिया? तो आप बोलेंगे हर सिस्टर को, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप देखें कि इस सेंटेंस में अब एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, और एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। फ्रेंड क्या है? लिविंग है, तो वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एन इनविटेशन क्या है? नॉन लिविंग है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो सेंटेंस होता है, ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट जब होंगी तो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगी। जो डायरेक्ट वाली होगी वो नॉन लिविंग होगी, जो इनडायरेक्ट होगी वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। आप उसको इस तरह भी फाइन कर सकते हैं कि आप सेंटेंस से सवाल पूछो। ये देखें, ही लव्स हर, तो आप पूछें ही लव्स whom? ही लव्स whom, तो आप बोलेंगे हर। दे बिल्ट अ हाउस, दे बिल्ट व्हाट? ठीक है। अब अगला सेंटेंस भी एग्जाम्पल वाला एक देख लें, दे बॉट हिम अ प्रेजेंट, तो आप बोलेंगे टू whom दे बॉट अ प्रेजेंट। या आप ये भी पूछ सकते हैं फॉर whom, किसके लिए? फॉर whom दे बॉट अ प्रेजेंट, किसके लिए उन्होंने तोहफा लिया? तो हिम के लिए, हिम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो तरीका आपको आसान लग रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग से जज करना चाहते हो, या आप ये फॉर whom, टू whom या व्हाट एंड whom का सवाल पूछ कर जज करना चाहते हो, या आपकी अपनी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप फ़ौरन से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उस सेंटेंस में जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलें अब हम आगे चलते हैं। जी बच्चों, तो अब हम लोगों ने पढ़ना है कि प्रेडिकेट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है।
कहीं जगह पे आपने सुना है प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट, लेकिन आपको तो नहीं पता, आपका पहला लेक्चर है, अभी आपको सिखा देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अब सबसे पहले प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। कोई आपसे पूछे ना व्हाट इज़ प्रेडिकेट, तो आपने कहना है मैंने ग्रामलॉजिक से इंग्लिश पढ़ी है, रुको। एक सेंटेंस में से सब्जेक्ट माइनस कर दो, ठीक है, एक सेंटेंस में से माइनस कर दो सब्जेक्ट, तो जो हिस्सा रह जाता है वो कहता है प्रेडिकेट। सिंपल डेफिनेशन एक याद रखो, एक सेंटेंस से आपने उसमें से सब्जेक्ट को निकाल दिया, तो जितना हिस्सा रह गया वो प्रेडिकेट है, ठीक है। और प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट हमारे सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा होता है कुछ, ठीक है। इसमें वर्ब ज़रूर होता है और ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, व्हाट इज़ सब्जेक्ट इज़ डूइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, ये प्रेडिकेट हमें ये बताता है। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सेंटेंस में से एक सब्जेक्ट छोड़ दो, माइनस कर दो, बाकी सारा हिस्सा प्रेडिकेट है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड, बताएं इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो आपने बस ये हिस्सा निकाल देना है। तो ये इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, ये पूरा प्रेडिकेट है। बात समझ रहे हो, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें से क्या निकाल दिया, सब्जेक्ट को छोड़ दिया, सब्जेक्ट को माइनस कर दिया, तो सेंटेंस में से सब्जेक्ट को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। ये हिस्सा प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट शी था, इसको मैंने निकाल दिया। एग्जाम्पल्स देख लो जल्दी से। ही इज़ ईटिंग डिनर, तो इज़ ईटिंग डिनर हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऐड नहीं करना, सब्जेक्ट को माइनस करना है, निकाल देना है, ठीक है। द कैट सब्जेक्ट, इसको निकाल दो, स्लीप्स ऑन द काउच हमारा प्रेडिकेट है। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। जिस तरह सब्जेक्ट का नहीं डालना आपने प्रेडिकेट में, इस तरह वर्ब मस्ट होना चाहिए प्रेडिकेट में, वर्ब ज़रूर होता है प्रेडिकेट का हिस्सा, ठीक है। सब्जेक्ट कभी प्रेडिकेट का हिस्सा नहीं होगा और वर्ब ज़रूर प्रेडिकेट का हिस्सा होगा। और आप देख सकते हैं प्रेडिकेट क्या करता है, ही इज़ ईटिंग डिनर, इज़ ईटिंग डिनर हमें बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है प्रेडिकेट, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। अब आप पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो बच्चों कभी आपने देखा है कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आपकी दोस्त कहती है इसको ना आज बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, ठीक है, इसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो वो वाला कॉम्प्लीमेंट और इस कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसमें आई होता है, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट में आई होता है और एक कॉम्प्लीमेंट में ई होता है। तो ये जो ई वाला कॉम्प्लीमेंट है ना, ये वो कॉम्प्लीमेंट है जो हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, किसी के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी के बारे में हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये एक ऐसा वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करता है। वर्ब, एडजेक्टिव और किस चीज़ के, नाउन के मीनिंग को कंप्लीट करता है। मतलब ये है कि ये हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, या हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट ऐड करें। सब्जेक्ट के बारे में करेंगे तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो फिलहाल कॉम्प्लीमेंट की, फिर आगे इसकी टाइप्स की बात करेंगे। दे इलेक्टेड हिम प्रेजिडेंट, दे सब्जेक्ट था, इलेक्टेड एक वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और प्रेसिडेंट क्या है बच्चों, अब ये आपको नहीं पता चलेगा प्रेसिडेंट क्या है। तो आप देखें कि किसको प्रेसिडेंट रखा है, दे को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है या दे ने हिम को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। तो हिम एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। आई फाउंड द मूवी बोरिंग, आई क्या है सब्जेक्ट, फाउंड क्या है वर्ब, द मूवी क्या है ऑब्जेक्ट। कौन सी चीज़ बोरिंग लगी आपको, मूवी बोरिंग लगी, मूवी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और ये मूवी ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमारे वर्ब के बाद लगकर, एडजेक्टिव के बाद लगकर, या नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को अच्छी तरह कंप्लीट करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ही इज़ अ डॉक्टर,
तो आप देख सकते हैं ना, ही इज़ अ डॉक्टर में ये इज़ वर्ब है, तो हमने इसके बाद ये जो आर डॉक्टर लगाया ये हमने इस ही के लिए लगाया कि ही क्या है, ही एक डॉक्टर है, तो ये हमने सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमने क्या यूज़ किया है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करे और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये है हमारा प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लीमेंट। चलें अब हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट की टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सिंपल, जो आपको सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, वो हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जो आपको आपके ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, वो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना बच्चों, वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज़ होता है। लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तो बच्चों लिंक करती हैं किस किस चीज़ को, सब्जेक्ट को लिंक करती हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो उन वर्ब्स को हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स, और उनकी लिस्ट में इज, एम आर, वॉज, वर, सीम्स, बिकम्स, ये सारे शामिल हैं। ठीक है, अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आसान अल्फाज में क्या है, ये हम रीनेम कर रहे होते हैं, कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट के बारे में, तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, ये देखें, आइडेंटिफिकेशन का इजी तरीका बताती हूँ। शी इज़ अ डॉक्टर, और आपसे सवाल पूछा है कि बताएं ये अ डॉक्टर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने देखना है कि शी सेंटेंस में क्या है, तो शी सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो देखें क्या शी इक्वल है डॉक्टर के, मतलब शी ही डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो बिल्कुल शी ही डॉक्टर है। तो जब शी सब्जेक्ट है तो डॉक्टर भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के बारे में ही मज़ीद बात की है। द केक स्मेल्स डिलीशियस, ठीक है, तो बताएं डिलीशियस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्टिव, तो आप देखें कि द केक इक्वल है डिलीशियस के, क्या केक को ही डिलीशियस का है, तो बिल्कुल, जब केक हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो डिलीशियस हमारे सेंटेंस का सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के बारे में ही हमें और चीज़ें बता रहा है। तो दिस इज़ हाउ कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, ये देखिए, द वेदर इज़ कोल्ड, तो वेदर इक्वल है ना कोल्ड के, वेदर को ही कोल्ड कहा जा रहा है, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट है। अब हम ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे ही कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ फ्रेज होगा, ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा, ये इसकी एक पहचान है, और प्रोवाइड करेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें किसके बारे में, हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में। ये हमें मॉडिफाई करेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस तरह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में दे रहा था। ठीक है, देख लेते हैं जल्दी से। शी सेंटेंस का सब्जेक्ट, पेंटेड सब्जेक्ट का वर्ब, द वॉल सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, क्योंकि पेंट किस चीज़ को किया है, वॉल को, जिस चीज़ पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। अब ये रेड क्या है, रेड क्या है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो आप देखिए किस चीज़ को रेड किया उन्होंने, क्या शी को रेड किया है या वॉल को रेड किया है, मुझे ये बताएं। शी पेंटेड द वॉल रेड, क्या शी को रेड किया गया है, नहीं, बल्कि वॉल को रेड किया है। शी सब्जेक्ट थी, तो ये शी जो रेड है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वॉल ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल तरीन तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है, अगली 2-3 एग्जांपल्स पर अप्लाई करते हैं, आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वी फाउंड द मूवी एक्साइटिंग, ठीक है, वी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, द मूवी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किस चीज़ को हमने पाया बहुत एक्साइटिंग, मूवी को। फाउंड किस चीज़ को किया, मूवी को, तो जो चीज़ जिस चीज़ पर काम किया जाए, जिस चीज़ को फाउंड किया वो ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमने अभी ऊपर डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि जो चीज़ डायरेक्टली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगी वो क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो एक आइडेंटिफिकेशन भी है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट है वी, तो क्या वी एक्साइटिंग है,
वी फाउंड द मूवी एक्साइटिंग, सेंटेंस को पढ़ो, क्या वी फाउंड द मूवी एक्साइटिंग, वी जो है वो एक्साइटिंग है या जो मूवी है वो एक्साइटिंग पाई गई है? तो सिंपल आपको पता चलेगा कि वी एक्साइटिंग नहीं है बल्कि मूवी को एक्साइटिंग का है, और मूवी ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि ग्रुप में लेक्चर देखने के बाद 2025 के ग्रुप में ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, बल्कि 4, जो मैंने सॉल्व नहीं की, आपने फ़ौरन से जिस तरह मैंने सॉल्व की हैं कॉपी पे इक्वल लगाकर सॉल्व करके पिक्चर भेजनी है। ठीक है, बताना है आपने कि ये सारी किस तरह आपने आइडेंटिफाई की है। जैसे ये मैंने किया ना कि वी एक्साइटिंग नहीं है, मूवी एक्साइटिंग, ऐसे ये आपका एच वर्क है। सही हो गया। हरी अप, शाबाश। मैं चेक करूंगी, अगर मिस्टेक हुई तो आई विल एक्सप्लेन अगेन। जी, तो अब हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिटर्मिनर्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं डिटर्मिनर्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स किधर से निकला है? डिटर्मिन से निकला है, डिटर्मिन वर्ड से निकला है। डिटर्मिन वर्ड का मतलब क्या होता है? पता लगाना, पता लगाना किसी चीज़ का, कि एक चीज़ कहाँ है, किधर है, कितनी है, किसकी है। ठीक शो, द चा दे, चर्त दे, कमजे दे, सून दे, द टोल, ये सारे आंसर्स किसके दे रहे हैं? डिटर्मिनर्स। ठीक हो गया। डिटर्मिन करता है, पता लगाता है हमारे किस चीज़ का? नाउन का, और नाउन के साथ साथ प्रोनाउन का। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं, पता लगाते हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ हैं, कितने हैं, किसके हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं नाउन्स को सेंटेंस में। ये बताते हैं हमें कि वेदर नाउन स्पेसिफिक है या जनरल है। स्पेसिफिक जनरल का मतलब ये है कि ए एंड द, ये तीनों क्या हैं? ये आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स हैं, एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, सॉरी प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी, वो भी डिटर्मिनर्स होते हैं क्योंकि वो नाउन से पहले लगते हैं। अगर मैं कह रही हूँ दीज शूज, तो ये आप नाउन से पहले लिख रहे हो ना, तो ये भी एक डिटर्मिनर है जो आपके नाउन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि किसके शूज, दी शूज, ये वाले शूज। ठीक है, तो डिटर्मिनर क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव्स प्रोनाउंस, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगी। बस आप ये याद रखें, डिटर्मिनर्स क्वांटिटी, नाउन की क्वांटिटी को क्लैरिफाई करते हैं, पोजेशन शो करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ माई कार, तो माई क्या है? माई यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी हमें डिटर्मिनर्स के तौर पे यूज़ होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये भी हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। तो ये माई बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव है, जिसकी डिटेल आपको आगे बताऊंगी जब हम ये पढ़ लेंगे। बस आप ये याद रखिए, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे होते हैं, वो कैसा है, किसका है, सारा कुछ। जैसे ये देखें, बुक नाउन है, तो इससे दा लग के इसके पहले डिटर्मिनर जो बता रहा है कि वो बुक जो शेल्फ पर पड़ी है, स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, दी शूज़, कौन से शूज़, तो ये नाउन से पहले डिटर्मिनर लग गया। आई सॉ अ कैट, तो मीन्स आ का मतलब क्या है? कोई, एनी, किसी कैट को देखा है। आई सॉ हर ट्वाइस लास्ट वीक, तो आप देखें ट्वाइस, 2 दफ़ा पिछले हफ्ते में देखा। ठीक है, विच कार इज़ योर्स, कौन सी कार आपकी है, तो कार से पहले जो विच है ये हमारा डिटर्मिनर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ ब्यूटीफुल, सॉरी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे लिखा हुआ है, इससे पहले जो व्हाट है ये हमारा डिटर्मिनर है। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनर है, नाउन से पहले ये नाउन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि डिटर्मिनर बेसिकली क्या होता है। अब बच्चों कुछ ना डिटर्मिनर्स क्यों आपको पढ़ाएं हैं, क्योंकि आपके पेपर में जो एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें कुछ कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स होते हैं जिसको देख के आप कंफ्यूज हो जाते हो। सबसे पहला उसमें है एनी, जिसका मतलब होता है कहीं। ठीक है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता हम किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं होती वो चीज़। ठीक है, अनस्पेसिफाइड होती है, प्रॉपरली हमें पता नहीं होता, बस हम बात कर रहे होते कि ठीक है सवाल पूछ। लेकिन एनी का इस्तेमाल तब करना है जब आपने सवाल पूछना है इंटरोगेशन में, और नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब होता है जब आप नॉट सेंटेंस में यूज़ करोगे।
ठीक है। और एनी को आप काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ और सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो। अब काउंटेबल किसे बोलते हैं और अनकाउंटेबल किसे बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा सुन लो। काउंटेबल वो होता है जिसे आप एक एक करके गिन सकते हो, अनकाउंटेबल वो होता है जिसे आप एक एक करके नहीं गिन सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, आप ऐसे कहते हो मम्मा ने आज 20 चावल बनाए थे, या मम्मा ने आज 10 दाने चीनी के डाले थे चाय में, नहीं। 10 दाने तो लगा दिए तो फिर तो काउंटेबल बन गया, 10 चीनी डाली थी चाय में, नहीं ना, तो क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। जबकि आप कहते हैं मेरे पास 3 शूज़ हैं, मेरे पास 4 शूज़ हैं, मेरे पास 2 पेन्स हैं, तो वो काउंटेबल है, जिसको एक एक करके काउंट किया जा सकता है इंडिविजुअली। हम बोलते हैं जिसको इंडिविजुअली काउंट किया जा सकता है वो कहलाता है काउंटेबल। अब बच्चों एग्जाम्पल देख लो। वी डोंट नीड एनी, एनी तब आया क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, ठीक है। आप इसकी जगह सम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है तो आपने एनी ही लगाना है। डू यू नो एनी ऑनलाइन एकेडमी फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सवाल पूछा तो इसलिए हमने एनी लगाया। शी डजंट नो एनी पर्सन, शी नॉट की वजह से एनी पर्सन। सो एनी का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में करना है। इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनर्स में, कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स में मच और मैनी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मच को आप यूज़ करते हैं बच्चों अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और मैनी को आप यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। और मच और मैनी दोनों तब यूज़ होता है जब आप एक चीज़ की प्लूरल फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन आता है बच्चों तो उसकी होती ही हमेशा सिंगुलर फॉर्म हम यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल को हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। देखें, आप ये तो नहीं कहते हीट्स, हीट्स कहते हैं नहीं, बल्कि आप हीट की ही बात करते हैं, ठीक है। तो आप मच लगाकर बताते हैं कि ज़्यादा हीट है कमरे में, देयर इज़ नॉट मच हीट इन दिस रूम। तो आप ये नहीं कहेंगे देयर इज़ नॉट मैनी हीट, मैनी क्या होता है, मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा। ये देखें, काउंट कर सकते हैं हम पीपल को, तो इसलिए हमने उससे पहले मैनी लगाया। जबकि हम हीट को काउंट नहीं कर सकते, उससे पहले हमने मच लगाया, ठीक है। आई डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल था तो हमने अनकाउंटेबल डिटर्मिनर यूज़ किया मच। मैनी रिलेटिव्स, रिलेटिव्स काउंटेबल था तो उससे पहले हमने मैनी यूज़ किया। तो ख्याल रखना है, ठीक है। फिर बच्चों अलॉट्स ऑफ एंड अलॉट ऑफ, ये देखिए ये इनफॉर्मल में यूज़ होता है। अब मैंने ये फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात यहाँ इसलिए छेड़ी कि अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे कहते हैं, बच्चे मैम कहेंगे मैम ये फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ नहीं होता। देखिए फॉर्मल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस और ग्रामर बेस्ड लैंग्वेज। ग्रामर का जब हाँ आपने बहुत ख्याल रखना होता है पेपर में, ठीक है, वो हम कहते हैं कि हमने फॉर्मल रहना है, ऑफिस में, स्कूल्स में। इनफॉर्मल कहते हैं आप फ्रेंड्स के साथ हो, बस आप जो आ रहा है आप बोल रहे हो, मतलब समझा रहे हो, कोई ख्याल नहीं रख रहे हो रूल्स का, रेगुलेशंस का, किसी भी चीज़ का। जो ग्रामर रूल्स होते हैं, ग्रामर रूल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो अलॉट होता है, ये लॉट होता है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, सबके साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे आपके पास है आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो थिंग्स काउंटेबल है, ठीक है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मनी अनकाउंटेबल है। यस, यू विल बी शॉक्ड, आई नो यू विल बी शॉक्ड टू हेयर कि मनी अनकाउंटेबल है, बट लेट मी इंक्रीज योर हैरानी कि मनी जो होता है, मनी, ये अनकाउंटेबल है। यस, और ये आपने बात याद रखनी है, ये सारी एग्जांपल्स इंटेंशनली ऐड की गई हैं। लेकिन मनी की फॉर्म्स जैसे रुपीस, डॉलर्स, यूरोज, ये सारे काउंटेबल हैं। मनी खुद अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जो मनी के बच्चे हैं ना, रुपीस, डॉलर्स, यूरोज, मनी की जो जनरेशंस हैं वो सारी काउंटेबल हैं, ठीक है। ये अपने याद रखना है। तो अलॉट ऑफ और लॉट ऑफ दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ। अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, ठीक है। जो अमाउंट होता है वो आप अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि नंबर जो होता है, नंबर, वो वर्ड ही काउंटेबल के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने इसको यूज़ करना है। देयर वर अ नंबर ऑफ कार्स, तो कार्स काउंटेबल है। देयर वर अ नंबर ऑफ आवर्स, तो आवर्स भी काउंटेबल है, ठीक है। जबकि आप कह सकते हैं एन अमाउंट ऑफ हीट, एन अमाउंट ऑफ हीट, या अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि अमाउंट के बाद आप
इन अनकाउंटेबल यूज़ कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ हीट तो नहीं होता ना, नंबर आप काउंटेबल के साथ लगाते हो। बच्चों प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी, इनफ, बहुत है, काम चल जाएगा, सुफिशेंट है, ठीक है। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल दोनों के साथ यूज़ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल है। इनफॉर का मतलब ये है कि आप इसको दोस्तों वगैरह में यूज़ करो, लेकिन आप प्लेंटी ऑफ माई फ्रेंड्स के बजाय आप कहते हो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, ग्रामर के अकॉर्डिंग अच्छा भी लगता है और ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग भी है। लेकिन आप दोस्तों से बात कर रहे हो, सिर्फ मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हो, शोखियाँ मार रहे हो, तो फिर आप प्लेंटी ऑफ भी यूज़ कर सकते हो, इनफॉर्मल है, ठीक है। सेवरल का मतलब होता है बच्चों कई के सेंस में, कई का मतलब होता है ना वेराइटी के सेंस में जब आ जाता है कि मेरे पास आई विजिटेड सेवरल प्लेसेस। अब इसका मतलब ये है कि 2 और 3 से ज़्यादा हैं लेकिन वेराइटी है, डिफरेंट है। कई लोग कहते हैं ना आई हैव सेवरल हाउसेज, यानी एक फार्म हाउस है, एक कच्चा घर है, एक बंगला है, एक डीएचए में है, ठीक है, एक बहरिया टाउन में है, तो वो सेवरल उस सेंस में आता है, लेकिन ये मैनी से छोटा होता है, ठीक है। मैनी बड़ा डिटर्मिनर है और सेवरल छोटा डिटर्मिनर है, सेवरल 2 या 3 में आता है। अब सम की बात कर लो बच्चों, तो जो सम डिटर्मिनर है, ठीक है, वो तब यूज़ होता है जब हमें क्वांटिटी का पता नहीं होता, ठीक है। और सम की सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि यह आप काउंटेबल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और उन नाउन्स के साथ जिनकी क्वांटिटी आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितनी कितनी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए सम यूज़ कर सकते हो। और सम का नंबर तकरीबन आप 5 से 10 चीज़ें हैं ना आपके पास, तो आप कहते हैं आई हैव सम थिंग्स या आई हैव सम चॉकलेट्स, या 5 से 10 के दरमियान, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि जो सम होता है, ठीक है, सम बड़ा डिटर्मिनर है अ लिटिल, अ फ्यू एंड लिटिल से, अ लिटिल से और अ फ्यू से, ये बड़ा डिटर्मिनर है, ठीक है। अब देखिएगा माय फ्रेंड विल रीड सम बुक्स। अब सम देखिए यहाँ पे काउंटेबल से पहले यूज हुआ है। सम बेस्ट ऑनलाइन एकेडमीज, यहाँ पे भी काउंटेबल से पहले यूज हुआ है। सम कुकीज, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुकीज क्या है, ये एक ऐसी काउंटेबल नाउन है जिसका नंबर हमें नहीं पता कि कितनी दी है, तो यहाँ सम यूज हुआ है। रेस्ट अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन इससे पहले हमने सम यूज किया है। सम हेल्प, हेल्प अनकाउंटेबल है, इससे पहले हमने सम यूज किया है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि सम काउंटेबल अनकाउंटेबल सबसे पहले यूज हो सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जिसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं वो ये है जो मैं आपको अभी पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है। एक होता है आ लिटिल और एक होता है आ फ्यू। ये आ लग गया ना तो समझो ये आ लगने की वजह से ये दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ये तब यूज़ होंगे जब हम लोग बात करेंगे कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मसला ये है कि लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और जो फ्यू होगा वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स में जब आप ऐसी डिटर्मिनर को यूज़ करना चाह रहे हैं कि आप शो करें कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, तो फिर आप फ्यू यूज़ करेंगे। लेकिन जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स में भी कैसे कहेंगे कि कमरे में थोड़ी सी हीट है, तो थोड़ी सी हीट का मतलब है कि अ लिटिल हीट इज़ अवेलेबल इन द रूम, ठीक है। अब अ फ्यू हीट नहीं लिखेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ जब आपने पॉजिटिव सेंस में बात करनी है कि कुछ ना कुछ है, तो तब आपने अ लिटिल लगाना है, ठीक है। अ फ्यू यानी कुछ, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा। काउंटेबल नाउन्स के साथ अ फ्यू को यूज़ करना है, अ लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है। अ फ्यू आपको बताता है कि एक छोटा सा नंबर है, ठीक है, सम क्वांटिटी अवेलेबल है, ये भी आपको स्मॉल अमाउंट बताता है किसी चीज़ की, ठीक है। जबकि ये आपने याद रखना है, आ लग गया ना अ लिटिल अ फ्यू के साथ, तो ये पॉजिटिव बन गया। अब एग्जांपल्स देखिएगा, आई रिसेंटली गॉट अ जॉब, अभी अभी मुझे जॉब मिली है। आई हैव अ फ्यू डॉलर्स, अब देखें डॉलर्स काउंटेबल हैं, और ये अ फ्यू क्यों लगाया, क्योंकि अभी अभी जॉब मिली है, तो डेट मीन्स कि मेरे पर्स में कुछ ना कुछ डॉलर्स हैं, ठीक है। ही इज़ माई फ्रेंड फॉर 3 years, 3 साल से ये मेरा दोस्त है। तो अ लिटिल ट्रस्ट, मुझे इस पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि ट्रस्ट है, और ट्रस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, तो इस वजह से इससे पहले हम लोगों ने अ लिटिल लगाया है, क्योंकि हम बात करें कि ट्रस्ट है और वो अनकाउंटेबल है ट्रस्ट, तो उससे पहले अ लिटिल आएगा। अब यहाँ पे अगर आई हैव अ फ्यू ट्रस्ट होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ, जबकि ट्रस्ट अनकाउंटेबल है, हमें अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल लगाना है। आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग,
दैट्स वाई आई हैव अ फ्यू नॉवेल्स। मुझे रीडिंग का शौक है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कुछ ना कुछ नॉवेल्स होंगे। मैं पॉजिटिविटी शो करने के लिए अ फ्यू लगाऊंगी, ठीक है। आई एम हैविंग अ कूल पर्सनैलिटी, मेरी बड़ी अजीब पर्सनैलिटी है, सो आई कैन से आई हैव अ लिटल पेशेंस, यानी मेरी बड़ी कूल पर्सनैलिटी, मुझे गुस्सा वुस्सा नहीं आता, तो इसलिए मेरे अंदर पेशेंस है। पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से इससे पहले हमने पॉजिटिव वे में शो किया कि मेरे अंदर पेशेंस है, ठीक है। जबकि नेगेटिव के लिए जब आप यूज़ करते हो डिटर्मिनर्स दो, तो वो है फ्यू और लिटिल, फ्यू और लिटिल। अब उसी तरह अनकाउंटेबल के लिए लिटिल और काउंटेबल के लिए फ्यू, लेकिन ये नेगेटिविटी शो करेंगे, ना होना शो करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो के इक्वल जब चीज़ होगी ना, क्लोज टू नन, तो तब हम लोग शो करेंगे कि ये हमने यूज़ करना है। अब एग्जांपल्स दूंगी ना, तो स्कार्सिटी शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है, इंतहाई ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के इक्वल चला जाता है। देखें, माई फ्रेंड्स वर एंग्री, मेरे दोस्त बहुत गुस्सा थे, ठीक है। आई हैव इन्वाइटेड मैनी बट फ्यू केम, मेरे दोस्त, दोस्त की बात हो रही है, दोस्त काउंटेबल है, बहुत गुस्से में थे, ठीक है। मैंने सबको बुलाया था, लेकिन फ्यू केम, फ्यू का क्या मतलब आ रहा है कि कोई नहीं आया, अगर आया भी तो एक आया या दो आया जो ना के बराबर है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ। अलीना एंड अली बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ठीक है। दे हैव लिटल मनी फॉर यू, अब लिटल क्या बता रहा है कि ना होने के बराबर पैसे हैं उनके पास क्योंकि वो पुअर हैं, ठीक है। आई लिव इन अ डेजर्ट, मैं सहरा में रहता हूँ, देयर वी हैव फ्यू ट्रीज, तो डेजर्ट में तो दरख्त होते ही नहीं है ना, तो ये देखिए फ्यू ट्रीज। अब यहाँ आ फ्यू ट्रीज तो नहीं लिख सकती ना मैं, क्योंकि डेजर्ट में बिल्कुल ना होने के बराबर दरख्त होते हैं। आई एम बैड इन डिजिटल स्किल्स, ठीक है, बहुत बैड हूँ डिजिटल स्किल्स में, सो आई फेल्ड इन टेस्ट बिकॉज ऑफ लिटल नॉलेज, आप देख सकते हैं ना होने के बराबर नॉलेज की वजह से मैं फेल हो गया। तो नेगेटिव सेंस में आपने यूज़ करना है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लिटल, और नेगेटिव सेंस में आपने काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है फ्यू। आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे रीडिंग पसंद ही नहीं है, तो मैं नॉवल रखूंगी क्यों, तो इसलिए आई हैव फ्यू नॉवल्स, ना होने के बराबर नॉवल्स। तो प्लीज़ ये लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू एंड लिटिल एंड फ्यू का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंफ्यूजिंग डिटर्मिनर्स। सो बच्चों, द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, कि लिखते हुए लोकेशन को देखते हुए जो हमारे डिटर्मिनर्स की टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है प्री डिटर्मिनर और एक होती है पोस्ट डिटर्मिनर। प्री का मतलब क्या होता है, एक ये चीज़ लिखी है, एक ये लिखी है, ये सेंटेंस चल रहा है, तो ये प्री है, पहले आ रही है, और ये पोस्ट है, आफ्टर आ रही है, ठीक है। न्यूरो आप लोगों ने बड़े पढ़े हैं, प्री न्यूरो पोस्ट न्यूरो, ठीक है। प्री साइनॉप्सिस, पोस्ट साइनॉप्सिस, तो बिफोर अनदर डिटर्मिनर और पोस्ट आफ्टर अनदर डिटर्मिनर। बिफोर अनदर डिटर्मिनर जो होता है उसे प्री डिटर्मिनर कहते हैं, आफ्टर अनदर डिटर्मिनर जो होता है उसे पोस्ट डिटर्मिनर कहते हैं। और ये जो, लेकिन कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो हमेशा प्री होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है जो हमेशा प्री डिटर्मिनर के तौर पे काम करती हैं, जैसे कि सच, रेदर, क्वाइट और वट। जब आप इनको लिखते हो तो आप इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखते हो कि आप पहले इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हो, आ, ठीक है, क्वाइट हैंडसम बॉय, क्वाइट हैंडसम बॉय। तो आपने ये याद रखना है कि आपने इसको ऐसे लिखना है, ऑलवेज राइट बिफोर इंडेफिनेट आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये आ पहले नहीं आएगा, आ बाद में आएगा, क्वाइट आ, ठीक है। सच आ, क्वाइट आ आपने ऐसे यूज़ करना है, क्वाइट आ हैंडसम बॉय, सच आ हैंडसम बॉय, ठीक है। व्हाट आ हैंडसम बॉय, तो ये आपने हमेशा प्री रखने हैं, जबकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी डिटर्मिनर्स है, इसको आपने पोस्ट में रखना है, मतलब इनके बाद रखना है, ठीक है, हमेशा। सही हो गया, रेदर आ गुड, ठीक है। तो ही इज़ सच आ हैंडसम आर्टिस्ट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जितनी हमारी ये ट्वाइस, थ्राइस, ये चीज़ें होती हैं, इनको भी आपको हमेशा प्री डिटर्मिनर रखना होता है, ठीक है। उसके बाद डबल ट्रिपल की आप बात करते हैं, उन्हें भी आपको प्री डिटर्मिनर रखना होता है। फिर ऑर्डिनल्स की बात करते हैं आप, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, इनको भी आपको प्री डिटर्मिनर के तौर पे ही हमेशा यूज़ करना होता है, ठीक है। अब पोस्ट डिटर्मिनर पे आ जाओ, द फर्स्ट थ्री कार्स, तो एक डिटर्मिनर के बाद जो डिटर्मिनर होता है उसे हम पोस्ट डिटर्मिनर कहते हैं, तो यहाँ पे ये पोस्ट डिटर्मिनर है। वी वेंट ऑल द केक, तो ये आप देख सकते हैं आर्टिकल वाला ये पोस्ट डिटर्मिनर है और ये प्री है,
तो ये both of these, तो ये प्री है, ये पोस्ट है, ठीक हो गया। ये क्वार्टर, अ क्वार्टर, तो ये प्री है, ये पोस्ट है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ट्रिपल्ड इन अ डेकेड, तो ये प्री डिटर्मिनर है, ये पोस्ट डिटर्मिनर है। तो प्री और पोस्ट डिटर्मिनर में सिर्फ ये फ़र्क है कि एक डिटर्मिनर जो दूसरे डिटर्मिनर से पहले आ रहा है वो प्री डिटर्मिनर कहलाएगा, और एक डिटर्मिनर जो दूसरे डिटर्मिनर के बाद आ रहा है वो पोस्ट डिटर्मिनर कहलाएगा, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट के डिटर्मिनर्स की टाइप्स क्या होती हैं लोकेशन के बेस पर। सो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। हम अपने लेक्चर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने अपनी तमाम तर चीज़ें डिस्कस कर ली जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया था। तो हमने सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया, यस। हमने ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया, यस। हमने ऑब्जेक्ट की टाइप्स भी देख ली, हमने वर्ब को भी पढ़ लिया, हमने सीख लिया प्रेडिकेट क्या होता है, हमने ये भी सीख लिया कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने ये भी सीख लिया कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कौन सी होती हैं, हमने ये भी देख लिया कि डिटर्मिनर्स कौन से हैं और फिर कंफ्यूजिंग कौन कौन से हैं, और फिर उनकी लोकेशन के बेस पर टाइप्स क्या हैं। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप कर लिया। सो आपने इंग्लिश की बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीख लिया अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लेक्चर्स को आपने इसी तरह शौक से सुनने हैं ताकि तमाम तर चीज़ें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।